हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर देखो, एक मैंने सोप बबल लिया। तो ये एक सोप बबल है जो सोप सॉल्यूशन से क्रिएटेड होता है, सोप बबल। अब इस सोप बबल को मैंने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसका ऊपर। तो अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज दे दोगे तो क्या होगा कि हर एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस रिपल्शन का कारण क्या होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से दूर जाना चाहता है। तो अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से दूर भागेगा तो दूर भागने का एक ही तरीका है, और वो क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, रेदर उसका जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो है 4 × πr²। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा अगर r इंक्रीज करे तो, मतलब अगर r इंक्रीज करेगा, इसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से उसका चार्ज जो है वो एक दूसरे से दूर भागेगा। अब सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब रेडियस बढ़ना, तो उसका रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और उसका साइज जो है, उसका साइज भी पहले से बढ़ जाएगा। अब इस पूरा सिनेरियो को मैकेनिकली समझो। तो बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। अब उसका रेडियस बढ़ रहा है, मतलब अंदर का जो प्रेशर था पहले वो तो P0 का बराबर था। तो यहाँ पर उसका प्रेशर था P0, बाहर भी प्रेशर था P0 चार्ज देने के पहले, और उसीलिए उसका साइज जो था वो था फिक्स्ड। अंदर की प्रेशर बाहर का प्रेशर मर जाएगा, तो उसका रेडियस फिक्स्ड है। अब चार्ज देने के बाद उसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब चार्ज देने के बाद इसका अंदर एक प्रेशर क्रिएटेड हुआ है, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है ये कैलकुलेट करने के लिए मैं स्टार्ट करूँगा बहुत ही बेसिक सा एक सवाल से। और बेसिक सा सवाल क्या है कि अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और उसका चार्ज अगर सरफेस पे है, एक चार्ज कंडक्टर का चार्ज तो उसका सरफेस पे ही रहता है, तो उसका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इसका सरफेस का ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तुम लोगों को पता है कि सरफेस का ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर का कितना होता है, वो होता है E = 1/4πε0 टोटल चार्ज बाय उसका रेडियस का स्क्वायर। ये तो हमें गॉसेस लॉ से मिल रहा है। अब अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका टोटल चार्ज जो है वो है 4πr² × सिग्मा। मतलब इसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, 1/4πε0 इधर आ जाएगा 4πr² × सिग्मा बाई r²। अब ये रेडियस भी कैपिटल R है तो ये कैपिटल R होगा। तो देखो 4π इधर से कैंसिल, r² कैंसिल हो जाएगा, तो फील्ड जो मिला हमें वो फील्ड हो गया σ/ε0। मतलब इस जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है σ/ε0। अब एक काम करो कि इस सरफेस को हम दोनों भाग में बांट लेते हैं। तो दोनों भाग कैसा होगा, दोनों भाग, एक को मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करूँगा। तो एक पार्ट को मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, तो ये है एक सरफेस का एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है उसको मैं रेड पेन से थोड़ा सा
अलग करके इधर ड्रॉ करेंगे। तो ये है सरफेस का दूसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा को मैंने अलग कर दिया। अब एक बात सोचो बच्चों कि इस पॉइंट पे अंदर का कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अंदर का अगर कोई भी एक पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो है 0। कोई भी एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका अंदर का कोई भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो वो होता है 0। अभी मैंने देखा कि ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। होता क्या है कि एक कोई भी सरफेस ले लो, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, उसका सरफेस से जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और जस्ट अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो हो जाता है जस्ट इनसाइड, वो हो जाता है 0। अभी देखो इस पार्ट को अगर दोनों भाग में बांट दोगे, मतलब हमारा फिगर जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसा। और एक जो पार्ट है, और एक पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग करके ड्रॉ कर लिया इधर। अब दोनों पार्ट को मैंने दोनों नाम दे दूंगा। एक है ये बड़ा वाला पार्ट जिसका नाम है पार्ट ए, और एक है छोटा सा हिस्सा वो है पार्ट बी। अब एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ कि अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर का कोई भी दो हिस्सा अलग कर लो। मैंने क्या किया, इधर से दोनों हिस्सा अलग कर लिया। ये वाला एक हिस्सा है, मतलब ये एक हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से का नाम देता हूँ मैं ए, और ये एक अलग सा हिस्सा है, उसका हिस्से का नाम देता हूँ मैं बी। पूरा हिस्से में जो चार्ज है वो है ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका भी चार्ज है पॉजिटिव। अगर इस स्फीयर का बाहर कोई भी एक पॉइंट में फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो और वो बहुत ही सामने एक पॉइंट है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट का फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अब इस पॉइंट में अगर दोनों फील्ड को देखोगे तो ए पार्ट के लिए इसका फील्ड क्या होगा, चार्ज जिधर है उसकी तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बाहर की तरफ होता है। और ये जो हिस्सा है इसके लिए भी फील्ड होगा बाहर की तरफ। मतलब ये जो फील्ड है ये एक्चुअली ए का फील्ड और बी का फील्ड, दोनों फील्ड का सम है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अब अंदर की कोई भी एक पॉइंट ले लो, अंदर का कोई भी एक पॉइंट में क्या होगा कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बहुत आसपास है, मतलब इस सरफेस का जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड, तो ए पार्ट के लिए जितना फील्ड था वो ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि ए के लिए ये पॉइंट इस पॉइंट का जस्ट पास है इधर। लेकिन बी के लिए कितना होगा, बी जो है, बी का राइट साइड में ये पॉइंट था तब ऐड हुआ था, अभी इस पॉइंट लेफ्ट में है, मतलब अगर ए का प्रेशर राइट साइड में है तो बी के लिए जो होगा फील्ड वो है लेफ्ट साइड में, मतलब ई बी इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों मिलकर कितना होता है यहाँ पर फील्ड, ये है इनसाइड एक पॉइंट है, मतलब यह फील्ड है 0। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो मिला बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट मिला यहाँ से कि ई ए इक्वल टू ई बी होगा। मतलब कोई भी एक स्फीयर ले लो, उसका जहाँ कोई भी दोनों पार्ट में भाग कर दो। अब इस पार्ट के लिए जितना फील्ड होगा यहाँ पर, इस थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा के लिए उतना ही होगा। अगर दोनों भाग में बांट दोगे तब भी इस पार्ट के लिए जितना फील्ड, इस पार्ट के लिए उतना ही फील्ड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाहर जो फील्ड हमें मिल रहा है,
अर्थात सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये फील्ड कहाँ कहाँ से मिल रहा है? एक है ए वाला जो पार्ट है उसका फील्ड मतलब ई ए, और एक जो पार्ट है वो है बी का फील्ड मतलब ई बी। और अंदर का एक पॉइंट में जो फील्ड हमें मिल रहा है वो क्या होगा? वो होगा 0 इज इक्वल टू, अंदर का फील्ड 0 है, वो कितना हो जाएगा? वो होगा ए का फील्ड, और बी का जो फील्ड होगा अंदर की तरफ वो इसका जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस ई बी। तो यहाँ से हमें मिल रहा है ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो हम लिख सकते हैं कि ई ए कितना है, फिर ई ए हमें मिल रहा है इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ई ए इक्वल टू ई बी, तो हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, मतलब 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 और ई ए इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब इस फिगर में आओ, हम क्या करेंगे? अभी जो हम करेंगे, मैंने क्या किया, सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, इस पार्ट को, और एक पार्ट जो है इधर उसको छोड़ दिया। सिर्फ इस पार्ट के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो वैल्यू है ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब उस पार्ट को, जो पार्ट मैंने पहले अलग किया था, उस पार्ट को यहाँ रख दो। तो मैंने उस पार्ट को अगर यहाँ रख दिया, और ये जो लाल वाला पार्ट है इसका अगर चार्ज है डी क्यू, तो उसका ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये हो जाएगा डी क्यू मतलब सिग्मा इंटू उसका एरिया डी ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब प्रेशर कितना होता है? प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब डी एफ डी ए, और इस ऊपर का रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर डी ए है, डी एफ बाई डी ए इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। मतलब हमें मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जितना काम कर रहा है एक एक पार्ट का ऊपर, वो है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला। इस फार्मूला से क्या होगा? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं।